हेलो गाइस। तो इस कहानी में हमारा हीरो एक माफिया गैंगस्टर होने वाला है जो कि एकदम रूथलेस है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी फीमेल लीड वो एक वीक सी अडॉप्टिव गर्ल होगी जिसके पेरेंट्स उसकी एक फोर्स्ड मैरिज कराने वाले हैं और इस सब से बचने के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है। इन सब से पंगा सिर्फ हमारा हीरो ही ले सकता है, तो इसीलिए वो उसका दिल जीतने की, उसे प्रोवोक करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या वो इस सब में कामयाब हो पाएगी, इस रूथलेस माफिया को टेम कर पाएगी, या फिर वो भी टपका दी जाएगी? ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि जी हू बैठा हुआ था जो कि हमारे ड्रामे का हीरो है और जी ग्रुप का सेकंड मास्टर। वो एक माफिया गैंगस्टर है और एक रूथलेस पर्सन, और उसकी नज़र में माफी शब्द है ही नहीं। आज भी एक पर्सन से गलती हो जाती है और वो उसे माफ़ करने की बजाय उसे पूरा बदला चुका देता है और उसके बाद अपने हाथ साफ कर लेता है। उसे देखकर उसके फ्रेंड्स यही कमेंट कर रहे थे कि शायद इसे माफ़ करना आता ही नहीं है, ये बचपन से ही कुछ इस तरह का है। आज इसने अपना 41 शिकार पूरे कर लिए हैं। साथ ही साथ वो परेशान हो रहे थे कि क्या इसकी लाइफ में कभी कोई गर्ल भी आएगी, क्या ये लेडीज से भी इसी तरह से ट्रीट करता होगा। और इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम शू यान है और वो जियांग फैमिली की अडॉप्टिव गर्ल है। वो वहाँ पर आती है और आकर उसे हेलो बोलती है, और जैसे ही वो उसे अपना हैंड शेक कर रही थी तो वो तुरंत ही उसे जी ही की बजाय जी यू कहने लगती है कि शायद हम पहले भी मिले हैं। ये सुनते ही जी ही को बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली जी यू उसका ट्विन ब्रदर है और ये ट्विन ब्रदर्स कम बल्कि राइवल और एनिमीज ज़्यादा थे, और जब भी कोई जी ही को मिसअंडरस्टैंड करता था जी यू की जगह पर तो सज़ा तो पक्का बनती थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि बेशक ये लड़की है फिर भी इसे माफ़ करना बनता नहीं है, मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। वो एक धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और बस ये देखते ही उसके फ्रेंड्स कहने लगे थे कि अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब है कि इसकी डिक्शनरी में माफ़ी का शब्द किसी लड़की के लिए भी नहीं है, सारे इक्वल हैं। जेंडर इक्वालिटी तो इसी को देखकर बनाई गई है। और यहाँ पर शू यान बिल्कुल वीक सी बेचारी सी नीचे गिरी हुई थी। इतने में उसकी नज़र उसकी एक पिन पर पड़ती है और ये पिन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जी ही की मॉम लगाया करती थी। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और बस शायद यही उसका वीक पॉइंट था। ये देखकर वो एक दफ़ा स्टार्टल हो जाता है। उसके बंदों ने शू यान को पकड़ लिया था और शू यान रोने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि इसके सामने विनती करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं है। लेकिन पहली दफ़ा उसके मुंह से ये शब्द निकलते कि जाने दो इस लड़की को। और बस इसके बाद वो मासूम सा फेस बनाकर उसे थैंक्स करती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कि कोल्ड फेस्ड डेविल, इसने कब से जेंटल होना सीख लिया। और फिर हमें शू यान को दिखाते हैं वो इतनी इनोसेंट थी भी नहीं जितना बनने की कोशिश कर रही थी। ये सारा कुछ उसने एक प्लान के अकॉर्डिंग किया था। उसे पता था कि जी ही अपनी मॉम से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है और अपनी पेंटिंग के टीचर के थ्रू उसे वो पिन मिली थी। उसे मालूम था कि जब तक उसने ये पिन लगाई हुई है जी ही उस पर हाथ नहीं उठा सकेगा। और इसी के साथ ही वो अपना बैकग्राउंड हमें बताने लगती है। एक्चुअली उसे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। वो बहुत टैलेंटेड थी। वो ज़िंदगी की हर फील्ड में उनकी अपनी बायोलॉजिकल डॉक्टर से बहुत आगे और टैलेंटेड थी, और इसी वजह से उसे कुछ ज़्यादा ही जुल्म और सितम भी सहने पड़ते थे। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स वो बहुत मीन थे और अब तो हद ही हो गई थी। उन्होंने थोड़े दिनों पहले से उसे कैद कर दिया था। उसे एक ब्रेसलेट भी लगा दिया था उसे टॉर्चर करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ब्रेसलेट से तुम्हें कोई भी आज़ाद नहीं कर सकता हमारे अलावा। और उन्होंने उसकी मैरिज भी फिक्स कर दी थी, और वो थी मिस्टर जाओ से। जाओ वैसे तो एक यंग बॉय था, लेकिन उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो एक दिल फेंक पर्सन था जिसका हर हफ्ते एक नया अफेयर होता था और बस उसे लड़कियां बदलना ही पसंद था। ऐसे शख्स से शादी करना तो जैसे उसे कुएं में धकेल देना था, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए ये सारा कुछ करने वाले थे। यहाँ पर शू यान यही सोच रही थी कि अगर मुझे इस जंगल से कोई आज़ाद कर सकता है और कोई जियांग फैमिली और जाओ फैमिली से टक्कर ले सकता है तो वो तो कोई पागल और क्रेजी पर्सन ही हो सकता है, और उनसे ज़्यादा पावरफुल तो सिर्फ जी फैमिली ही है। लेट्स सी जी ही मुझे बचाता है या फिर जी यू। यही वो सोच रही थी कि इतने में पीछे से जी यू भी पहुँच जाता है, जो कि बिल्कुल दिखने में जी ही जैसा ही था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट लगती थी। जी यू उसे जैसे ही देखता है तो लगता है कि वो उससे इम्प्रेस हो गया है। वो उसे तुरंत ही पहचान जाती है और जी यू कहने लगती है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे फ़र्क पता चला कि मैं जी ही हूँ या फिर जी यू। वो बोलती है कि मैंने र्यूमर्स में सुना है कि जो जी ही है वो एकदम गैंगस्टर वाली लुक का है, जबकि जी यू वो बहुत ही जेंटल पर्सनैलिटी का है और वो ग्लासेस भी लगाता है।
वो बहुत ही स्वीटली बोल रही थी, उसे बहुत अच्छे मैनर्स भी आते थे। तो उसने पहली ही मुलाकात में जीयू की अटेंशन सीख कर ली थी। उसके जाते ही जीयू एक कॉल करता है और कहता है कि पता चला इस लड़की के वेयर अबाउट्स का। और बस इसी के ही साथ हमें दिखाते हैं कि आज जी फैमिली में एक पार्टी चल रही थी और उसी पार्टी में ये सारे लोग आए हुए थे। और यहीं पर ही हमें जियांग फैमिली की रियल डॉटर को दिखाते हैं, जिसका नाम जियांगशी था। वो जब ऊपर से वापस आते हुए सही सलामत शुयान को देखती है, उसका तो जैसे दिल ही टूट जाता है। उसने जानबूझकर इसे ऊपर भेजा था ताकि ये किसी न किसी तरह से जी ही को नाराज कर बैठेगी और फिर उसके बाद उसके बदले का निशाना बन जाएगी। वो उसे कहने लगती है कि तुम कैसे ठीक ठाक वापस पहुंच गई। वो बोलती है कि तुम्हें क्या मुझे देखकर इस तरह से मायूसी हो रही है, तुम मेरे मरने का इतनी बुरी तरह से इंतजार कर रही थी। तो जियांगशी उससे कहने लगती है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम एक एडॉप्टिव बच्ची हो और हमने तुम्हें पाल कर बड़ा किया है, तुम मेरे सामने जुबान नहीं चला सकती। मैं तो वैसे ही तुम्हारी फिक्र कर रही थी कि पता नहीं अभी तक तुम नीचे क्यों नहीं आई। वो उससे कहने लगती कि फिक्र कर रही थी, तुम लोग मेरी फिक्र भी करते हो। अगर जाओ फैमिली से मेरी शादी ना करनी होती तो ना तो मुझे आज अच्छे कपड़े मिलते, ना ही मुझे यहाँ पर आने का मौका मिलता। तुम लोग तो मुझे जिंदगी भर इम्प्रिजन कर ही रखते। पर जियांगशी का कहना था कि जाओ फैमिली इतनी स्ट्रांग है और जाओ वो इतना हैंडसम और यंग बॉय है, इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिल सकता है, तुम तो उसके भी काबिल नहीं हो। लेकिन वो उससे कहने लगती है कि बेशक मैं दिखने में तुमसे ज्यादा सुंदर लगती हूँ, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तुमसे ज्यादा एटिकेट्स और मैनर्स भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे नीचा देख रही हो। और अगर तुम्हें ये जाओ इतना ही पसंद है तो तुम खुद क्यों नहीं उससे शादी कर लेती। वो दोनों जब एक दूसरे से खड़ी इस तरह से लड़ रही थी और फेस पर स्माइल सजाए एक दूसरे को जली कटी बातें सुना रही थी, तो वहीं भरी ऊपर खड़ा जी ही उन दोनों को देख रहा था। उसकी नजरें तो कहीं ना कहीं शुयान पर अटक कर ही रह गई थी। शुयान ने भी ये बात नोटिस की थी। यही तो वो चाहती थी, उसकी अटेंशन में आना। इतने में जियांगशी से और भी तंग करने लगती है और वो तंग आकर उससे कहती है कि सॉरी लेकिन ये मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके करीब आती है और फिर पीछे जाकर गिर जाती है। मासूम सा फेस बनाकर ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे जियांगशी ने उसे धक्का दिया है। अब सारे लोगों के सामने वो रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। घर पर तो ये सब चलता था, लेकिन इन सारे लोगों के सामने भी तुम लोग मुझे इतना नीचा देख रहे हो, इंसान भी समझते हो कि नहीं। और इतने में उसकी अडॉप्टिव मम्मी भी आ जाती हैं और उनकी तो जैसे हमेशा से आदत ही बनी हुई थी हर बात पर शुयान को डांटने की। वो आज भी उसे डांटने लगती हैं और उन्हें ये भी रियलाइज नहीं होता कि ये एक पार्टी है और मैं अपना इमेज खराब कर रही हूँ। शुयान यही तो चाहती थी लोगों की सिंपैथीज लेना, हर किसी को उस पर दया आने लगती है। वो कहने लगते हैं, गॉसिप्स करने लगते हैं कि हमने पहले सुना तो था, ये र्यूमर्स हैं कि जियांग फैमिली अपनी एडॉप्टिव डॉटर से अच्छा बर्ताव नहीं करती, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया है। और मम्मी को जैसे ही रियलाइज होता है कि पब्लिक ओपिनियन खराब हो रहा है, वो तुरंत ही कहने लगती है कि अरे अरे ये दोनों बहनें तो बिल्कुल बचपन की तरह से लड़ती झगड़ती रहती हैं छोटी छोटी बात पर, पता नहीं ये कब बड़ी होंगी। और साथ ही साथ अपनी जियांगशी से कहने लगती है कि उठाओ ना, अपनी बहन को मनाओ भी। और साथ ही साथ एक्चुअली मम्मी उसे ये भी याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर हम किस लिए आए हैं। जियांगशी, हम मिलने के लिए आए हैं जी टेक्नोलॉजी के बॉस से, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। वो यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है, इसलिए तुम्हें अच्छा बिहेव करना है, उनकी गुड बुक्स में आना है। लेकिन जियांगशी कहाँ समझने वाली थी, वो बहुत ज्यादा जज्बाती थी और वहां पर भी कहने लगती है कि इसने जानबूझकर खुद को गिराया, इल्जाम मुझ पर डाल रही है। शुयान वो बहुत समझदार थी, किस मौके पर बात को बदलना है वो अच्छे से जानती थी। वो कहने लगती है कोई बात नहीं सिस्टर, मैंने तुम्हें माफ किया। और इस तरह से वो सारे लोगों की गुड बुक्स में फिर से आ जाती है कि कितनी काइंड और जेंटल पर्सन है और ये कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहती, इसलिए मामले को सेटल कर रही है। और यहीं पर ही हमें पता चलता है जी ही को देखकर, जब उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि हर कोई जी टेक्नोलॉजी के बॉस से मिलना चाहता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जी यू होगा और कुछ को लगता है कि वो आप होंगे। एक्चुअली जी ही जी टेक्नोलॉजी का बॉस था, हिडन बॉस। लेकिन आज उसकी नज़र इस पार्टी में सिर्फ एक ही पर्सन पर फोकस्ड थी और वो शुयान थी। वो सोचने लगता है कि एक्टिंग में कितनी अच्छी है, तो क्यों ना मैं भी थोड़ी सी एक्टिंग करके देखूं। और इतने में हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि जी टेक्नोलॉजी का बॉस जी ही होगा या फिर जी यू के बारे में ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि वो एक जेंटल पर्सन है और मोस्ट टैलेंटेड भी। जी फैमिली का ज़्यादातर बिजनेस वही कंट्रोल करता है। वो इतना टैलेंटेड है तो यकीनन जी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी कंपनी भी उसी नहीं बनाई होगी। और फिर इतने में हमें दिखाते हैं कि जी टेक्नोलॉजी का बॉस ऊपर सीढ़ियों से नीचे आता हुआ अपनी एंट्री देता है और वो तो जी यू दिख रहा था। उसने ग्लासेस भी लगाए हुए थे और एकदम जेंटल पर्सनैलिटी में 3 पीस सूट भी पहना हुआ था। ये तो बिल्कुल भी गैंगस्टर वाली लुक नहीं थी। हर किसी को देखकर यही लगता है कि ये जी ही नहीं बल्कि जी यू ही है। सब लोग कहते हैं कि हमारे अंदाजे बिल्कुल ठीक निकले।
और इसके साथ ही मम्मी जियांगशी को उससे इंट्रोड्यूस कराने लगती हैं। वो तो बस अपनी बेटी की किसी अच्छी जगह पर बात चलाना चाहती थी। वहाँ पर खड़ा जी यू उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता जियांगशी कि मैं जी ही नहीं बल्कि जी यू हूँ। वो कहती है कि आपकी पर्सनैलिटी बता रही है। वो जी ही, उसे तो बहुत कम मैनर्स हैं और वो तो एकदम गैंगस्टर लुक वाला है और आपका एनिमी भी तो है। वो आपकी बराबरी कब कर सकता है, पर्सनैलिटी में आप उससे कहीं आगे हैं। वो बस इसी तरह की बातें करके उसे मस्के लगाने की कोशिश कर रही थी। आज जी टेक्नोलॉजी की बॉस की नजरें सिर्फ और सिर्फ शुयान की तरफ जा रही थी। ये देखकर जियांगशी को काफी गुस्सा आता है और वो उसका इमेज बर्बाद करने के लिए गुजरते हुए उसके आगे अपना पैर लगा देती है। लेकिन शुयान भी इस सबसे अवेयर थी। वो जैसे ही गिरने लगती है तो आगे जाकर सीधा वो जी यू के ऊपर ही लैंडिंग करती है। उसने तो उसके महंगे कपड़ों पर ड्रिंक भी गिरा दी थी। ये सब देखकर जियांगशी उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कितनी इल मैनर्ड हो। इतना महंगा सूट क्या तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, तुम कैसे ठीक कराओगी। और वो रोने वाली शक्ल बनाकर कहती है कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आपके लिए इस ड्रेस को चेंज करा दूंगी। और इसके साथ ही जियांगशी उस पर तो हाथ उठाना चाहती थी, लेकिन जी टेक्नोलॉजी का बॉस उसे ये करने से रोक देता है। इसके साथ ही वो शुयान को उठाता है, कैरी करता है, वो उस पार्टी से बाहर ले जाता है। ये सब देखकर जियांगशी के तो तन बदन में आग लग जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं तो इसे ट्रैप करना चाहती थी लेकिन इसने तो मुझे ही ट्रैप कर दिया, और इसके साथ साथ जी यू को भी। अब वो जैसे ही उसे गाड़ी तक लेकर जाता है, शुयान उसे थैंक्स करती है और साथ ही थैंक्स मिस्टर जी ही भी बोलती है। वो हैरान रह जाता है और कहता है कि आर यू श्योर मैं जी यू हूँ या फिर जी ही। वो कहने लगती है कि मेरे लिए एक मुलाकात और एक सजा ही काफी है, आपने मुझे पहले ही काफी डरा दिया था, अब तो मैं वो मिस्टेक दोहरा नहीं सकती। एक्चुअली शुयान की ऑब्जर्वेशन बहुत डीप थी। उसने एक दफा दोनों भाइयों को करीब से देख लिया था और अब वो उन दोनों के माइनर से डिफरेंस को कभी भी भूल नहीं सकती थी। जी ही उसकी इस चालाकी से और कहीं ना कहीं उसके इतने स्मार्ट होने की वजह से काफी इम्प्रेस हो गया था। वो उससे कहने लगता है कि तुम किसी मिशन के अकॉर्डिंग तो मेरे करीब नहीं आ रही, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि 3 दिन बाद एक आर्ट फेस्टिवल है और मुझे उसका इनविटेशन चाहिए और वो सिर्फ आप ही मुझे दिला सकते हैं। वो बोलता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, और इसके साथ ही वो उसे उसकी टाई से पकड़कर खींचती है और एक किस कर लेती है। कहती है कि मेरी फर्स्ट किस थी, बहुत वैल्यूएबल थी, आई होप आपको मेरा एडवांस पे बैक बहुत पसंद आया होगा। और ये कहती हुई वो वहाँ से बाय बाय करती हुई चली जाती है। उसने कहीं ना कहीं जी ही के दिल की तारों को छेड़ लिया था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो बस उसकी शामत आ गई थी। जियांग फैमिली गुस्से से भरी खड़ी थी। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगशी की जगह खुद अटेंशन सीख करने की, और इसके बदले वो उसे सजा भी देते हैं उसी ब्रेसलेट के थ्रू जिसे वो खुद से उतार भी नहीं सकती थी। वो उसके थ्रू अक्सर उसे मॉनिटर भी करते थे, उसे टॉर्चर भी करते थे और वो इसी के चुंगल से आजाद होना चाहती थी। अब जियांगशी भी अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है, उसे नीचा दिखाती है। लेकिन आगे से शुयान भी उससे कहने लगती कि अगर मैं इतनी इम्पोर्टेंट और कैपेबल ना होती तो फिर तुम मुझसे डरती क्यों। वो बोलती है डरती है तुमसे मेरी जूती, तुम हो ही नहीं किसी कैपेबल और तुम्हारे पास सपोर्ट किसकी है, तुम्हारी औकात ही क्या है। इतने में उनका एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि आर्ट फेस्टिवल के लिए हमारे पास इनविटेशन कार्ड आ चुका है, जी फैमिली ने भेजा है। वो सारे बहुत खुश हो जाते हैं कि हम में से किसी का नाम लिखा होगा, लेकिन इनविटेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ शुयान के नाम पर था। ये सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है, और तो और जियांगशी वो तो एकदम जल के रह जाती है। जियांगशी को इतना गुस्सा आया था कि वो सीधी जाती है शुयान के बेडरूम में और उसके जो भी नाइस ड्रेसेस थे उन सारों को खराब कर देती है, सिर्फ और सिर्फ एक पजामा बचा कर रखती है। कहती है कि अगर पार्टी में जाना है तो इसी नाइट ड्रेस में जाना, और तुम्हारे पास अपनी तो कोई सेविंग्स है नहीं, तुम कुछ भी नया खरीद नहीं सकोगी, तुम्हारी औकात ही नहीं बचेगी इस पार्टी में जाने की, खुद को एम्बैरस करना चाहती हो तो चली जाना। और जियांगशी को लग रहा था कि वो अपनी तरफ से बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम देकर जा रही है, लेकिन शुयान सिर्फ हंसती ही रह जाती है और कहती है कि तुम्हारे सिर्फ इतने सारे गट्स थे, तुमने ये नहीं सोचा हुआ कि पता नहीं मैंने क्या क्या छुपाया हुआ है। और इसके साथ ही वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जो अपनी पेंटिंग्स दी हुई हैं उनमें से 2-4 सेल कर दो और मेरे लिए एक नाइस से ड्रेस का अरेंज करो, ऐसा ड्रेस जिसे देखकर हर कोई बिल्कुल स्टन रह जाए। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली शुयान वो पेंटिंग सेल करती है और कहीं ना कहीं उसके आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो मास्टर एना के नाम से पेंटिंग किया करती थी और बहुत से लोग उसके फ़ैन थे, और उसके फैंस में से एक जियांग ही भी था। मास्टर एना की पेंटिंग में कहीं ना कहीं यही मैसेज होता था कि जुल्म और सितम की ज़िंदगी से कैसे आज़ाद होना है, और इस मैसेज को जी ही बहुत अच्छे से समझता था, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ उस पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म और सितम ही होता आया है। उसके डैड उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे।
जबकि उसके ट्विन ब्रदर जीयू को एक खरोच भी आ जाती थी तो वो तड़प उठते थे। और बस इसी वजह से जीयू एक जेंटल पर्सनैलिटी का मालिक था, जबकि जीही वो एकदम रूथलेस हो गया था। इसके पीछे उसके बचपन की तरबियत और वो सारा ट्रॉमा था जो उसने सहा था। वो काफ़ी अरसे से मास्टर एना को जानना चाहता था, लेकिन आज तक उसे पता नहीं चला था कि इस पेंटिंग के पीछे रियल पर्सन कौन है। फाइनली वो ऑक्शन का दिन आ ही जाता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं से इनविटेशन लेकर जियांगशी भी पहुंची हुई थी। वहाँ पर जीयू भी होता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी नज़रें किसी को तलाश कर रही थी। हैरान वो इसलिए था कि सिस्टर अकेली क्यों आई है, इसके साथ शुयान क्यों नहीं आई। वो उसका पूछ रहा था और ये सुनते सुनते वो जेलस हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उस दिन भी जीयू ही था जो कि जी टेक्नोलॉजी का बॉस था और शुयान ने उसके सामने अपना बड़ा अच्छा इमेज बनाया हुआ है। वो उसका इमेज बर्बाद करने लगती है और कहती है कि मेरी सिस्टर वो गई होगी कहीं आवारागर्दी करने, पता नहीं कब की घर से निकली हुई है इसी पार्टी में पहुंचने के लिए, लेकिन आई नहीं यहाँ पर। एक्चुअली वो किसी डिसेंट कैरेक्टर की मालिक नहीं है, इधर उधर फिरती रहती है, कोई भी बॉयफ्रेंड बना लेती है, रातों को भी कभी आती ही नहीं है, कभी बहुत लेट आती है। और बस जिस तरह से वो बोल रही थी हर कोई उसकी बातों में आ जाता है और वो यही सोचने लगते हैं कि शायद जियांगशी ये लोग बिल्कुल ठीक है। इसके पेरेंट्स इसीलिए ही अपनी अडॉप्टिव डॉटर से इतनी सख्ती से बर्ताव करते हैं क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। लेकिन इतने में वहाँ पर शुयान एंट्री करती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस में और साथ ही साथ कहने लगती है कि मेरी यहाँ पर बहुत तारीफें हो रही हैं, मैंने सोचा खुद जाकर सुन लिया जाए। और बस जियांगशी उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। उसने सोचा था कि यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकेगी, लेकिन इतना स्टनिंग ड्रेस ये तो उसने ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी नहीं था कि उसकी हर चीज़ बर्बाद करने के बाद वो इस तरह की ड्रेस में अपीयरेंस देगी। जीयू की नज़रें तो उससे हटती नहीं है। वो उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि क्या तुम आज की मेरी फीमेल कंपेनियन बनोगी, और वो तुरंत ही उसे यस कह देती है और इसके साथ ही वो फ्रंट सीट पर जाकर उसके बाजू में बैठ जाती है। और फिर इसके साथ ही वहाँ पर जीही की एंट्री होती है। जीही भी वहाँ पर बाजू में आकर बैठ जाता है। वो काफ़ी जल रहा था कि शुयान इसके साथ क्यों बैठी है और अपनी भड़ास निकाल भी देता है। कहता है कि इन्विटेशन तुम्हें मेरी तरफ से मिला है, कंपेनियन तुम किसी और की बनी हुई हो, क्या ये नाइंसाफी नहीं। लेकिन शुयान उससे कहने लगती है कि सॉरी बॉस, मैं पहले इस पार्टी में इनका पार्टनर बनने का वादा कर चुकी हूँ। और इसके साथ ही जीयू उसे बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें करने लगता है और उसे WeChat पर ऐड भी कर लेता है। ये देखते ही जीही का फ्रेंड लिन वो तुरंत ही जीही की फेस रीडिंग कर लेता है और समझ जाता है इसे बहुत जलसी हो रही है। वो एक फ्रेंड की तरह से आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे भी WeChat पर ऐड कर लें। और शुयान तुरंत ही उसे भी ऐड कर लेती है। साथ ही साथ वो कहता है कि जीही तुम भी इनका नंबर ले लो ना, लेकिन वो एकदम अकड़ू बनकर बैठा हुआ था और कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और शुयान जो इतनी चालाक थी डीप ऑब्जर्वेशन वाली, उसे यहीं पर ही समझ आ जाती है कि चिंगारी तो मैंने फेंक दी है जेलसी की, देखना आग कैसे भड़कती। इसके साथ ही वो ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 8 पेंटिंग्स दिखाई गई थी और बहुत से लोग मास्टर एना के ही फैन थे। इनमें से एक रियल पेंटिंग थी जो कि एना की अपनी थी और उन लोगों ने बेट लगानी थी जब सारी पेंटिंग्स बिक जाएंगी तब पता चलेगा कि रियल वाली पेंटिंग कौन सी थी। यहाँ पर सारे लोग अपनी डिफरेंट से सजेशन देने लगते हैं। जियांगशी जो कि बिल्कुल स्टूपिड सी गर्ल थी, वो भी अपनी तरफ से एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर कहने लगती है कि ब्रशिंग का स्टाइल, कलर्स का यूज, पेंटिंग नंबर 4 ही एना की होगी। वो अपनी तरफ से बहुत लॉजिक्स प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन उसकी सारी लॉजिक्स पर शुयान पानी फेर देती है और कहती है कि तुम जिस तरह से देख रही हो ये बहुत सुपरफिशियल है, ये स्टाइल तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन एक रियल मैसेज होता है, एक रियल मैसेज होता है। ब्रशिंग और कलरिंग के अलावा भी कुछ स्टाइल्स होते हैं, हमें उन पर फोकस करना होगा। और वो हंसने लगती है कि तुम इस सब के बारे में जानती ही क्या, उसे नीचा देखती हैं। लेकिन जीव यहाँ पर शुयान से ही पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारे ख्याल में रियल पेंटिंग कौन सी होगी, और वो बोलती है पेंटिंग नंबर 8। और जीजू उसी पेंटिंग के नाम पर बोली लगा देता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था और यहाँ पर जियांगशी सारे लोगों के बीच यही इंप्रेशन दे रही थी कि शुयान एक एकदम बेवकूफ़ सी लड़की है और ये जीयू के बहुत सारे पैसे आज डुबवा कर ही रहेगी। लेकिन जीही वो खुद भी मास्टर एना का फ़ैन था और उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स खरीद भी चुका था। यहाँ पर जिस तरह से शुयान उस पेंटिंग को अपनी वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रही थी उससे काफ़ी इंप्रेस होता है और उसे समझ आ जाती है कि जो शुयान कह रही है ये वाकई करेक्ट होने वाला है। वो एक सबसे भारी कीमत लगाकर उस पेंटिंग को खरीद लेता है और फिर इसके साथ ही इन दी एंड अनाउंसमेंट होती है कि रियल वाली पेंटिंग वाकई पेंटिंग नंबर 8 थी। और ये सुनते ही शुयान के फेस पर स्माइल आ जाती है और जियांगशी एक दफा फिर से उसने धूल चाट ली थी। जी काफी खुश होता है कि शुयान बहुत कैपेबल गर्ल थी, लेकिन इससे ज्यादा उसे एक्साइटमेंट थी कि शायद आज वो मास्टर एना से मिल सके। उसने ऑक्शन वालों से बोला था कि अगर हो सके तो ये पेंटिंग खुद मुझे मास्टर एना डिलीवर करे। और फिर थोड़ी देर बाद शुयान उसे कमरे में वो पेंटिंग लेते हुए आती है।
उसे देखकर हैरान होता है कि तुम यहाँ कैसे। वो बोलती है कि ये पेंटिंग कमरे के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा अंदर जाकर तुम्हें दे दूं। ये नहीं बताती कि मैं ही मास्टर एना हूँ। यहाँ पर वो जी ही के सामने दोबारा से एक दो ऐसी बातें करके चली जाती है कि वो बहुत जेलस होता है और प्रोवोक भी हो चुका था। इसके साथ ही हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर जियांगशी ने फिर से कोई चाल चलनी स्टार्ट कर दी थी। उसके सामने इनोसेंट सी बनकर आती है और कहती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर तुमने माफ कर दिया तो तुम ये ड्रिंक पी लोगी। और अगर शुयान सारे लोगों के सामने इनकार करती तो एकदम रूड पर्सन दिखती। इस तरह का इमेज वो अपना दिखाना नहीं चाहती थी, तो वो ये ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन एक्चुअली जियांगशी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था और जिसके थ्रू वो उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहती थी। पर शुयान इतनी भी इनोसेंट नहीं थी, उसे ये सब पता था। वो एक छोटी सी सिप लेती है और उसके बाद ये नाटक स्टार्ट कर देती है कि जैसे उस पर बहुत बुरा सा असर होने लगा है। वो वॉशरूम जा रही थी कि इतने में उसके पीछे एक वेटर आता है, जो कि ऑफ कोर्स जियांगशी नहीं भेजा था। उसे कहता है कि मैं आपको एक कमरे तक पहुंचा देता हूँ। और बस इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। जियांगशी सारे लोगों के पास दौड़ती हुई आती है और कहती है कि काफी देर हो गई, मेरी सिस्टर मिसिंग हो गई है। वो तो बाथरूम गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। एक वेटर ने उसे वहां पर देखा था और कहा था कि वो किसी आदमी के साथ किसी रूम की तरफ जा रही थी। वो एक वाइल्ड पर्सन दिख रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था इसे इस तरह की पार्टीज में नहीं आना चाहिए, ये हमारी फैमिली का नाम ही डबो देती है, इसका कैरेक्टर ही इतना खराब है। जी ही वो भी पास खड़ा ये सारा कुछ सुन रहा था। वो भी तुरंत ही तड़प उठता है और उससे कहता है कि किस रूम में वेटर ने उसे जाते हुए देखा है और वहाँ का एक्सेस कार्ड भी ले लेता है। जियांगशी बहुत खुश खड़ी हुई थी कि बस आज से इसका सारा काम तमाम। शुयान की रेपुटेशन बस बर्बाद होने ही वाली है। लेकिन वो जैसे ही उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर बस एक वेटर बेहोश हुआ गिरा पड़ा था। इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और बाजू वाले कमरे में जी यू के साथ शुयान एक ऑनरेबल पर्सन की तरह से खड़ी हुई थी और वो सारे लोगों से पूछने लगती है कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे थे क्या। और जी वो तो बस आराम से टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठ जाता है सारे सीन को देखने के लिए। उसे शुयान की एक्टिंग बहुत पसंद आती थी। शुयान कहने लगती है कि जो ड्रिंक तुमने मुझे दी थी वो मैंने नहीं बल्कि मिस्टर जी यू ने पी ली थी गलती से, और उसमें तुमने यकीनन कुछ मिलाया हुआ था और इस बात को एडमिट मिस्टर जी यू भी अभी कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि शुयान ने उस वेटर को पकड़ लिया था और उसके फोन से खुद ही जियांगशी को मैसेज किया था और उसे जी ही का नाम लेकर डराया था। और उसके बाद उसकी जरा भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कुछ भी उल्टा करने की। वो विटनेस बनाकर उसी वेटर को वहां पर भी ले आती है और वो कहता है कि ये सारा कुछ करने के लिए मुझे जियांगशी ने कहा था और इसने मुझे भारी पे भी किया था ताकि मैं इसकी सिस्टर की रेपुटेशन को सबके सामने खराब कर सकूं। अब जियांगशी सबके सामने बुरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन इस सब के साथ साथ शुयान ने भी यहाँ पर काफी चालाकियां की थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका ये क्लेवर वाला इमेज दुनिया के सामने आए। तो वो कहने लगती है अच्छा कोई नहीं है तो मेरी सिस्टर ही, थोड़ी बहुत सजा देकर इसे यहाँ से निकाल लो, इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाओ। और जीयू कहने लगता है कि वाओ शुयान तुम कितनी इनोसेंट, कितनी जेंटल, कितनी काइंड पर्सन हो। लेकिन जी उसकी भी बिल्कुल शुयान की तरह से डीप ऑब्जर्वेशन थी। वो समझ गया था कि ये सारा इसका चालाकी का स्टाइल है। वो लोग जियांगशी को उठवाकर उस पार्टी से बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद जी यू कहने लगता है क्या शुयान मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन बीच में जी ही आ जाता है और कहता है कि इसको मैंने यहाँ पर इन्वाइट किया था तो इसे ड्रॉप करने के लिए भी मैं ही जाऊँगा। जीजू बोलता है ठीक है, फिर शुयान खुद ही फैसला करेगी। शुयान यहाँ पर बहुत जेंटली जीजू को मना कर देती है ये कहकर कि आपने तो अभी वो मिक्स की हुई ड्रिंक पी थी, आप पर असर होगा, आप ड्राइव नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको तकलीफ देने की बजाय जी ही के साथ ही चली जाती हूँ। और जैसे ही जी ही उसे वहां से लेकर जा रहा था जीजू गुस्से में उसे रोकता है और कहता है कि तुम कब तक मुझसे मेरी चीजें चुराते रहोगे। लेकिन जी ही मुड़कर कहता है कि तुम अपनी हर नाकामी मेरे पर कब तक डालते रहोगे। और इसके साथ ही शुयान को कहता है सोच क्या रही हो, चलो मेरे साथ। और इसके साथ ही गाड़ी में ले जाने के बाद जब वो उसे ड्रॉप करने वाला था तो उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या जीजू की तरह बेवकूफ समझा हुआ है, मुझे तुम्हारी सारी चालाकियां, सारी एक्टिंग सब कुछ नजर आता है। और इसके साथ ही वो एकदम उसके क्लोज आती है लेकिन पीछे से अपना बैग उठाने के लिए, और उसके बाद उससे कहती है कि मैंने अपना सामान ले लिया है, मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन वो हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अब वो उसके करीब आती है, कोई बात करती है और बस उसने जी ही के वीक पॉइंट को पकड़ लिया था। क्यूरियोसिटी और जेलसी, यही चीज उस लड़के को प्रोवोक करती थी और वो उसके सामने प्लेइंग हार्ड टू गेट कर रही थी। वो स्माइल करती हुई उसे बाय बाय करती हुई वहां से चली जाती है, लेकिन जानबूझकर उसने उसकी गाड़ी में अपनी लिपस्टिक छोड़ दी थी ताकि इसी के थ्रू उससे अगली मुलाकात हो सके। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो जियांगशी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत चालाक हो गई हो। साथ ही साथ मम्मी भी पहुंच जाती है। खैर वो कहीं ना कहीं उसकी थैंकफुल तो थी कि इसने जियांगशी को बड़ी बदनामी से बचा लिया है और यही तो वो चाहती थी एक दफा मम्मी की गुड बुक्स में आना। मम्मी उससे कहती कि और मैं कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, अगले ही महीने तुम्हारी जाओ से शादी होने वाली है। और शुयान शादी से बिल्कुल भी इनकार नहीं करती, तुरंत
तुरंत ही यस कर देती है और कहती है ठीक है, मैं शादी के लिए ज़रूर जाऊंगी, आपकी हर बात भी मानूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आज़ादी चाहिए। देखें, ये ब्रेसलेट तो मैंने पहना ही हुआ है ना, मैं कहीं भाग नहीं सकती, तो मुझे कहीं बाहर आने जाने की तो इजाज़त दे दिया करें। और इसके लिए वो लोग मान जाते हैं इस कंडीशन के बदले कि वो शादी के टाइम पर कोई ड्रामा नहीं करेगी। वेल, अब फ्रेंड भी हैरान थी कि शुयान को इतनी आज़ादी मिल कैसे गई। वो कहती है कि इस ब्रेसलेट की वजह से, इसके थ्रू मैं हर वक्त उनकी कैद में हूँ और उनकी मॉनिटरिंग के अंडर के मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पर आज वो मेन से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी। उसकी फ्रेंड पूछती है कि सब तुम किसके लिए खरीदने वाली हो। वो कुछ टाई सेट की फोटोज बनाती है और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। उसकी फ्रेंड पूछती है ये सब किस लिए, तो वो कहती है जीही को सीड्यूस करने के लिए। वो बोलती है तुम्हारे पास तो जीही का नंबर भी नहीं है, फिर भी कैसे करोगी। वो बोलती है देख लेना, कर लूंगी और ये मैसेज वो जरूर देखेगा। एक्चुअली उसे पता था कि उसको ये मैसेज उसका फ्रेंड दे देगा जो कि उसके वी चैट पर ऐड है। वो यहाँ पर जानबूझकर पूछ रही थी कि इसमें से कौन सी टाई अच्छी है और जीयू ने उसके नीचे कमेंट किया था कि ब्लू वाली बहुत परफेक्ट है। उसी टाइम पर हमें जीही को दिखाते हैं, वो अपने फ्रेंड लिन के साथ बैठा हुआ था और लिन उसे आज सोशल मीडिया पर होने वाली ये सारी एक्टिविटी सुना रहा होता है। जीही पहले तो काफी जेलस होता है और फिर कहने लगता है कि जीयू इसके हर स्टेटस पर कमेंट भी करता है और साथ ही साथ अपने हाथ में एक नाइफ भी पकड़ लेता है, जैसे अभी किसी को चीर फाड़ कर रख देगा। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वैसे जीयू की पर्सनैलिटी पर वाकई ये ब्लू वाली टाई सूट करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कुछ लेना होता तो ये रेड वाली परफेक्ट थी। लेकिन जो शुयान चाहती थी वो तो हो ही चुका था। वाकई जीयू और शुयान के क्लोज होने की वजह से बहुत जेलस होता है और अपने फ्रेंड लिन से वो शुयान का वीचैट नंबर ले लेता है और तुरंत ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। और बस शुयान जो चाहती थी उसका मकसद पूरा हो चुका था। वो उसे तुरंत ही ऐड कर लेती है और उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारा कुछ सामान मेरी गाड़ी में रह गया था, वही लौटाना चाहता हूँ। वो बोलती है ठीक है, मैं इस जगह पर हूँ, मुझे पिक करने के लिए बेशक आ जाओ। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम किससे चैटिंग कर रही हो। वो कहती है जीही से। वो तो हैरान ही रह जाती कि तुम्हारी नेटवर्क की स्पीड तो 5G से भी तेज है। और बस थोड़ी ही देर बाद उस मॉल के बाहर जीही खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो उसके पास आती है और फिर एक आंख बंद करके उसे गौर से देखने लगती है। उसे ये सारा कुछ बहुत क्यूट लग रहा था। वो उससे पूछता है बताओ मैं जीही हूँ या फिर जीयू। वो कहती है एक दफा गलती होती है, बार बार नहीं। मेरी उस दिन जान बच गई थी, अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगी मिस्टर जीही। और साथ ही साथ उसे तंग करने के लिए ये भी कह कर जाती है वैसे एक बात बताऊं, जीयू तुमसे कई गुना ज्यादा जेंटल पर्सन है। ये सुनते ही वो और भी जेलस हो जाता है। वेल, अब उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वो उसके घर तक ड्रॉप करता है, लेकिन उतरने से पहले वो उसके सामने हाथ करती है और कहती है कि दो मेरा सामान जो तुम्हारी गाड़ी में रह गया था। उसका मन तो करता है पॉकेट से निकाल कर इसे लिपस्टिक दे दे, लेकिन फिर सोचता है कि ऐसे अगली मुलाकात कैसे होगी। उसे कहता है हो वो तो मैं लाना ही भूल गया, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट मुलाकात पर तो मैं जरूर वापस करूंगा। वेल, अब वो उसे थैंक्स करती हुई वहाँ से जा रही थी, लेकिन इतने में वो मेंस शॉप से की हुई शॉपिंग का वो शॉपिंग बैग देख लेता है। ये देखते ही वो इतना क्यूरियस हो गया था, उससे कहता है कि बहुत ज्यादा बैग्स हैं तुम्हारे पास, मैं उठा लेता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ऊपर ले जाने में। वो कहती है ठीक है, फिर चाय ठंडा भी पीते जाना। और यही तो जीही भी चाहता था। इतने में वो जैसे ही उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है, वो बैग खोलकर देखना चाहता था कि यहाँ पर वो क्या गिफ्ट लेकर आई है, किसके लिए लेकर आई है, लेकिन इतने में वो ऊपर से पहुंच जाती है। वो बहुत क्यूरियस हो गया था और वो ये गेम एंजॉय करने लगती है। वो भी जेलसी में आकर उससे पूछ ही लेता है कि मेंस की शॉपिंग की है तुमने, इसमें किसके लिए है और क्या है। वो कहती है कि मैं आज कुछ टाई चूज कर रही थी। वो बोलता है किसके लिए, ये गिफ्ट तुम क्या जीयू को देना चाहती हो। और बस ये कहता हुआ वो उसके बहुत करीब आ जाता है और उसे कहने लगता है कि नो वे, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप मैंने दिया है, तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए, हर मौका पर मैं ही तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ये गिफ्ट मेरा हुआ। ये कहता हुआ वो उससे ये गिफ्ट छीन लेता है। वो बोलती है ठीक है तुम ही ले लो, वैसे मैंने तुम्हें देने के लिए ही ये गिफ्ट लिया था। ये सुनते ही उसे विश्वास भी नहीं होता और वो वहाँ से जाता जाता मुड़कर वापस आता है और उसे टेबल के साथ पिन कर देता है और उससे बोलता है कि एक्टिंग में तो तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इतने बड़े बड़े झूठ ना बोलो, ये तुमने जीयू के लिए खरीदा था ना। लेकिन इसके साथ ही वो उसे टाई ओपन करके दिखाती है। उसमें एक रेड कलर की टाई थी। ये देखते ही जीही हैरान रह जाता है, ये तो सिर्फ उसी की पर्सनैलिटी को सूट करती थी। और शुयान उसे कहती है कि अब देख कर लगता है कि जीयू के लिए थी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो तुम्हारी पर्सनैलिटी को फिट आती है। ये देखते ही वो एकदम खुश हो जाता है और उससे कहता है कैसे थोड़ी मैं यहाँ से जाऊंगा। और इसके साथ ही अपनी टाई निकाल देता है। उससे कहता है कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से पहनाओगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अब शुयान भी मुस्कुराते हुए वो टाई निकालती है और फिर उसके बाद नजरों ही नजरों में उससे कहती है कि अपना सिर झुकाओ। और वो गैंगस्टर माफिया जिसका सर किसी के सामने नहीं झुकता था, अब टाई पहनने के लिए अपनी वुमन के सामने झुक चुका था। और बस यही वो पॉइंट था कि जीही ने उसे मैसेज दे दिया था, एक सीक्रेट मैसेज कि अब से मैं तुम्हारा स्लेव। अब वो अपने हाथों से टाई पहनाती है और ये भी कहती है कि तुम्हें काफी सूट कर रही है। अब वो जाते जाते उसके क्लोज होता है, उसे थैंक्स करता है और फिर कहता है
कि मैं जीजू से यंग हूँ, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँगा। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी औकात ही क्या है, मैं तो जियांग फैमिली की एक एडॉप्टिव डॉटर हूँ और सिर्फ एक हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन के क्लोज होना चाहती हूँ, थोड़ी सपोर्ट चाहती हूँ, दैट्स ऑल। वेल अब जी ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते सोच रहा था कि क्यों इतने पावरफुल पर्सन के करीब जाना चाहती है, इसका मकसद क्या है। इसके साथ ही वो फ़ोन पर कह देती है अपनी फ्रेंड से कि नेक्स्ट मंथ मेरी जाओ फैमिली से शादी है, ये न्यूज़ आउट कर दो। और बस ये न्यूज़ आउट हो ही जाती है और इनविटेशन कार्ड घूमता घुमाता लिन के पास भी पहुंच जाता है। वो जी ही से कहता है कि तुम्हें पता है जाओ हुई से शादी हो रही है शुयान की। बेचारी शुयान, जाओ हुई के बारे में कौन नहीं जानता कि वो कितना दिल फेंक पर्सन है, कहाँ अपनी वाइफ के साथ कभी भी सिंसियर होगा, सिर्फ उसे टॉय की तरह से यूज करेगा। अब ये सुनते ही जी ही काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शुयान ने मुझे खुद इस बारे में क्यों नहीं बताया। लिन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए भी शादी का इनविटेशन कार्ड आया है, लेकिन मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि जी ही तुम तो किसी भी फंक्शन में जाते नहीं हो। लेकिन जी ही उससे कहता है कि जाओ फैमिली से कह दो कि मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। वेल अब फाइनली वेडिंग का दिन आ चुका था और आज के दिन शुयान बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक बहुत डिफरेंट किस्म का ड्रेस पहना हुआ था। इतने में जाओ हुई भी वहाँ पर आता है और उसे देखकर खुश हो रहा था कि लड़की तो बहुत सुंदर है जो मेरे हाथ लगी है, कितनी इनोसेंट लगती है और वैसे भी दबी हुई है, प्रेशर में रहेगी, मुझे मेरे करतूतों से कभी रोकेगी भी नहीं। वो उसके बारे में बस यही सोचता था। वो उसकी फीलिंग्स से भी खेलना चाहता था और सारी जिंदगी उसे एक टॉय की तरह से अपने घर में सजा कर रखना चाहता था। जबकि शुयान वो मन ही मन में सोच रही थी कि क्या आज मुझे कोई बचाने के लिए आएगा, वो जीजू। और इतने में जीजू वहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम जाओ हुई से शादी कर रही हो, क्या तुम्हें उसकी रियलिटी के बारे में पता नहीं है, वो किस तरह का लड़का है। वो बोलती है कि इतनी पावर्स मेरे पास नहीं है, जो मेरी फैमिली ने फैसला कर लिया है मुझे सर झुकाना ही होगा। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कोई मुझे सपोर्ट करे तो क्या तुम करोगे जीजू, मुझे ले जाओगे यहाँ से सबसे टक्कर मोल लेके। लेकिन इतने में जाओ हुई वहाँ पर पहुँच जाता है। जी ग्रुप के बाद सेकंड पावरफुल ग्रुप जाओ ग्रुप ही था और आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर जी ग्रुप की और जाओ ग्रुप की कोऑपरेशन चल रही थी। जाओ आकर उससे कहता है कि सोच लो जीजू, अगर तुम हमारी कंपनी से दुश्मनी मोल लोगे तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। तुम अपने डैड की और शेयर होल्डर्स की गुड बुक से निकल जाओगे और उसके बाद पावर तुम्हारे छोटे भाई जी ही को मिल जाएगी। क्या तुम इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कर सकते हो इस लड़की के लिए। और ये सुनते ही जीजू जो कि एक कायर पर्सन था, वो शुयान से सॉरी करता हुआ वहां से निकल जाता है और शुयान सोचने लगती है कि मुझे पहले ही शक था कि ये एक कायर निकलेगा। अब बस उसकी नजरें यही थी कि काश जी ही मुझे बचाने के लिए आ जाए। और वो जैसा कि वादा था शादी से इनकार तो कर नहीं सकती थी, उसे जाओ के साथ जाना पड़ता है और वो लोग उसे वेडिंग वाइन पीने को कहते हैं। वो पहले तो हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर क्या करती है, उसे वो वाइन पीनी ही पड़ती है। और बस उसके बाद वो लोग वेडिंग रिंग्स एक्सचेंज करने को बोलते हैं। जाओ यहाँ पर वेडिंग रिंग निकाल कर खड़ा हो जाता है। पर शुयान वो तो बेचारी बुरी तरह से फंसी थी, ना यस कर सकती थी ना ही नो कर सकती थी। वो जब अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो यहाँ पर जाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो एक बॉटल उठाकर उसके सिर पर फोड़ने ही वाला था, लेकिन उस बॉटल को हवा में ही कोई फायर देकर मारता है। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मिस्टर जी ही की, जो कि एक माफिया गैंगस्टर था और अपनी वुमन को बचाने के लिए आया था। उसे देखते ही जाओ हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी आ गए हो, थोड़ी देर पहले तुम्हारा भाई भी आया था, दुम दुबा कर यहाँ से भागा था। जी ग्रुप इतना भी पावरफुल नहीं है कि हमसे टक्कर ले सके। लेकिन जी ही यहाँ पर कहने लगता है कि मैं जी ग्रुप का हायर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं जी टेक्नोलॉजी का बॉस यहाँ पर आया हूँ और मैं किसी से भी टक्कर ले सकता हूँ। मैं जी यू की तरह से कायर नहीं हूँ, मैंने कभी फ्यूचर के बारे में इस तरह से नहीं सोचा जैसे वो सोचता है। और इसके साथ ही वो उसे डराता है, धमकाता है, उसे बो डाउन कराता है और अपनी वुमन के पास आता है। शुयान से कहता है कि वादा किया था ना कि अगली मुलाकात पर तुम्हें लिपस्टिक लौटाऊंगा, यही लिपस्टिक लौटाने के लिए आया था। और फिर उसके बाद उसके क्लोज आकर कहता है कि गौर से देखो मैं कौन हूँ, जी ही या फिर जी यू। वो हंसकर कहती है कि आज तक कभी भी मैंने गलत पहचाना है मिस्टर जी ही। इसके साथ ही वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ वेडिंग से भगाता वो अपने साथ लेकर चला जाता है। और जाओ वो कुछ भी नहीं कर पाया था, उसकी दुल्हन को कोई भगा कर लेकर चला जाता है, वो बस देखता ही रह जाता है। और इसके साथ ही हमें शुयान को दिखाते हैं, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही थी, लगता है कि वाइन में कोई बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। वो कहने लगती कि पी तो मैंने बिल्कुल 2 सिप है, लेकिन मुझ पर इतना असर क्यों हो रहा है, मैं टुन क्यों हो रही हूँ, क्या मुझ में जरा भी कैपेसिटी नहीं वाइन पीने की। और इसके साथ ही जी ही उसे कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है, उसे बेड में लिटा देता है। वो कहता है आराम से सो जाओ और जाने लगा था कि इतने में वो उसे रोक देती है और कहती है कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। वो उसके पास बैठा हुआ होता है, कितने में शुयान को नींद आ जाती है। वो शांति से सो रही थी, जी ही को उस पर बहुत प्यार आता है
और यहाँ पर उसे किस करने ही वाला था कि इतने में पीछे हट जाता है और सोचता है कि नहीं, इस तरह की हरकतें मुझे शोभा नहीं देती, सोते हुए मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगा। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, उसका सिर अभी भी चकरा रहा था कि इतने में वो देखती है तो उसके कमरे में जी ही एंट्री करता है। वो शर्ट पहन रहा था। वो उससे कहता है कि अपनी आंखें उस तरफ कर लो, आखिर मर्दों की भी कोई इज्जत होती है। और फिर इसके साथ ही उसका असिस्टेंट वहां पर आता है जो कि और शुयान के लिए कुछ कपड़े और नाश्ता वगैरह लेकर आया था। शुयान यहाँ पर काफी शर्माती है, उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। वो इजी कपड़े पहनकर जब नाश्ता कर रही थी उससे पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था। आई होप मैंने मिसबिहेव नहीं किया होगा। वो भी उसे फुल तंग करता है और कहता है मिसबिहेव, पता नहीं तुम क्या बन गई थी, थोड़ा सा ड्रिंक किया था तो मैं इतनी चढ़ गई थी, खींच खींच कर मुझे अपने पास कर रही थी, फोर्सिबली मुझे कितनी दफा किस किया, मेरी तुमने इज्जत लूट ली। कल क्या तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? लाइफ में पहली दफा किसी ने मुझे यूज किया है। और फिर इसी के साथ ही शुयान हंसने लगती है और कहती है कि तुम एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। अब इसी के साथ ही शुयान के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है उसकी फ्रेंड के थ्रू कि कोई है जो मास्टर एना से मिलना चाहता है, इसके बदले वो बहुत हाई प्राइस पे कर रहा है। वो भी अपने इस फैन के लिए यस कर देती है। जबकि उधर हमें जियांगशी को दिखाते हैं, वो भी अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर बैठी हुई थी और जानबूझकर प्रोवोक कर रही थी कि हमें शुयान से बदला लेना चाहिए। वो पहले ही बुली गर्ल्स थी, उन्हें तो ऐसे मौके की तलाश थी। वो एक दफा शुयान को अकेले जाते हुए देख लेती हैं तो उसे घेर लेती हैं, उसे कहने लगती हैं कि अब बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही वो उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रही थी। लेकिन इतने में उसकी फ्रेंड जो कि थोड़ी देर पहले उसको ड्रॉप करने के लिए आई थी, वो उसे कोई चीज लौटाने के लिए वापस आती है और बस ये सारा कुछ देख लेती है। वो भी उन्हीं की गाड़ी का पीछा करने लगती है और इसके साथ ही उसने उस मिस्टर को मैसेज कर दिया था कि अगर मास्टर एना से मिलना चाहते हो तो उसे रेस्क्यू कर लो। और वो मिस्टर कोई और नहीं बल्कि मास्टर एना से मिलने के लिए बेताब हमारा हीरो मिस्टर जी ही था। लेकिन आज उसे पहली दफा पता चलता है जी ही को कि मास्टर एना कोई और नहीं बल्कि यही शुयान ही है जिससे उसे प्यार भी हो चुका है। वो गर्ल्स एक्चुअली शुयान को पकड़कर जाओ हुई के पास लेकर आई थी। जाओ हुई को लगता था कि जी ही भी मेरी तरह से एक प्ले बॉय होगा, उसने इसे एक दफा यूज कर लिया, आप टिश्यू पेपर की तरह से फेंक देगा, इसका पीछा करने के लिए नहीं आएगा। आखिर इस लड़की की वैल्यू ही क्या है? वो तो सिर्फ और सिर्फ शुयान से बदला लेना चाहता था। उन गर्ल्स के थ्रू से किडनैप तो करा लेता है और फिर उसके बाद उसके शू उतारता है। उसके करीब जा ही रहा था कि इतने में जी ही वहां पर पहुंच जाता है। वो आते ही जाओ हुई को पकड़ लेता है, उसे उठाकर नीचे फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की। और बस इतने में शुयान की फ्रेंड भी आ जाती है जो उसे संभालती है और उसके बाद जी ही जाओ को लेता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। उससे पूछता है कि तुमने उसे कहाँ कहाँ छुआ है, मुझे सच सच बता दो। वो बोलता है कसम से मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए अगर मैंने उसे बुरी तरह से छुआ, सिर्फ एक जूता उतारा है और उसका एक बटन खोला है, दैट्स ऑल। और बस वो भी उसके पैर को पहले तोड़ता है और उसके बाद उसका हाथ भी तोड़ देता है। और थोड़ी देर बाद उसके हाथ गंदे हो चुके थे। जब वो अपने आप को साफ कर रहा था तो उसी टाइम पर अंदर शुयान भी पहुंच जाती है जो कि अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। लेकिन इस तरह का सीन देखकर वो काफी डर जाती है और उसे डरा हुआ देखकर जी ही एम्बैरेस हो जाता है। वो बहुत नर्वस हो गया था। वो हाथ तो साफ कर लेता है लेकिन अपना फेस क्लीन करना भूल जाता है और इसी तरह से बाहर पहुंच जाता है। शुयान से कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ किसी सेफ पॉइंट पर और उसकी फ्रेंड को वहां से भेज देता है। उसके बाद वो शुयान से पूछता है कि क्या इस तरह से तुम मुझे देख कर डर चुकी हो? और अभी भी उसके फेस पर ब्लड के छींटे थे और वो भी कांपते हुए उससे कहने लगती कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, मैं तो बचपन से मारपीट सहती हुई आई हूँ, लेकिन आज नर्वस इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना पोजेसिव होगा कि मेरे लिए भी बदला लेगा। मुझे खुशी हुई आज। लेकिन इसके साथ साथ वो निराश दिख रही थी क्योंकि अभी भी वो कैद में थी। वो ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना हुआ था जो कि वो खुद रिमूव नहीं कर सकती थी। और बस इसी बात का अंदाजा जी ही को हो चुका था। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को फोन करता है और यूनिवर्सल कोड क्रैकिंग मांग लेता है। वो जी टेक्नोलॉजी का बॉस था, उसके लिए ये सब कोई बड़ा काम नहीं था। जबकि उधर जियांगशी और उसकी मॉम वो काफी परेशान हो गई थी। उन्हें इतने में मैसेज आता है और पता चलता है कि उनकी कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा तादाद में जी ही ने खरीद लिए हैं और उनकी प्राइस वैल्यू भी ड्रॉप कर रही है। उनके हाथ से उनकी अपनी कंपनी भी निकल सकती है। बस इसी बात को लेकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जी ही इसका मतलब है कि शुयान के साथ सीरियस था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उसे यूज करके फेंक देगा। और फिर अब वो शुयान के पास पहुंच जाती है उसे मनाने के लिए। उसे बार बार माफी मांगती है, उससे कहती है कि जी ही से कहो ना कि हमें नुकसान ना पहुंचाए। और वो कहती है कि तुम लोग कहते थे ना कि मेरी क्या औकात है, आज देख ली मेरी औकात। शुयान भी उनको ठीक बातें सुनाती है और उसके बाद जियांगशी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने इस ब्रेसलेट से अपनी जान छुड़ानी है तो फिर हमारी हेल्प तो करनी ही होगी। लेकिन ये सुनते ही वो जियांगशी को एक थप्पड़ लगा देती है और उसके बाद जब जियांगशी उसे मारना चाहती थी तो पीछे से जी ही आ जाता है और शुयान एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो बहुत इनोसेंट है।
लेकिन जिही ने उसे पहले ही थप्पड़ मारते हुए देख लिया था। वो उसे कहता है कि मैं अपनी वुमन के अलावा किसी को हाथ नहीं उठाता, लेकिन उसे मार खाता देख बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही वो शुयान का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर जियांगशी के मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा देता है और फिर जियांगशी से कहता है क्या हुआ, बदला लेना चाहती हो? लेकिन शुयान के मुंह पर नहीं, हिम्मत है तो मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा कर दिखाओ। और इतनी हिम्मत वो कैसे कर सकती थी। अब इसके साथ ही मॉम कहने लगती हैं कि जी अगर तुम इसे आज़ाद कराना चाहते हो तो एक तो इसके ब्रेसलेट से जान छुड़ाना होगी, दूसरे सर्टिफिकेट ऑफ एडॉप्शन को हम लोग तभी टर्मिनेट करेंगे जब तुम हमारी कुछ हेल्प करोगे। आई होप तुम एक समझदार पर्सन होगे, तुम्हें फ्रेंड्स बनाना ही तुम्हारे फायदे में रहेगा, ना कि दुश्मनी लेना। हमारी जियांग फैमिली से दुश्मनी ना लो। और इस बात के जवाब में जी उनसे ये कह कर जाता है कि मैं वो आदमी हूँ जिसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। दुश्मन तो पाले हुए हैं मैंने, मुझे बहुत शौक है, आप भी उसी लिस्ट में आ जाएं। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि जी ने कब का शुयांग को उस ब्रेसलेट से भी आज़ाद कर दिया है। ये देखकर तो जियांग फैमिली और भी हैरान रह जाती है। अब शुयान आज़ाद हो चुकी थी और इसी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा हेजिटेंट होते हुए जी उसे अपने क्लोज करता है और किस कर लेता है। और फिर उसके बाद जब वो उसे ड्रॉप करने लेकर जा रहा था तो उससे कहता है कि थोड़े दिनों बाद तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी, वहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी फ्रेंड को भी बुला लेते हैं। फायरवर्क्स का बहुत अच्छा नज़ारा है, हम दोनों इकट्ठे एंजॉय करेंगे। शुयान उससे कहती है कि मिस्टर जी रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोमांस आपको सिखाना पड़ेगा, आपको आता नहीं है। और बस इसके साथ ही वो गाड़ी से उतरते उतरते पीछे मुड़ती है और फिर उसके बाद उसे बाय बाय किस कर दिया। जी उससे कहने लगता है कि मैं एक गुड लर्नर हूँ, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीख जाऊंगा। अब इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे हुए थे और यहाँ पर वो कुछ गेम्स भी खेलने लगते हैं। सबसे पहले बॉटल फ्लिप होकर जी की तरफ आती है और बस उसके फ्रेंड्स तो निराश ही हो जाते हैं। शुयान पूछते क्या हुआ तो वो कहने लगते हैं कि जब भी इसकी बारी आती है ये सारी गेम ही बर्बाद कर देता है, अब पहली बारी इसी की आ गई है। लेकिन जी तो अब पहले से काफी बदल चुका था। उनसे कहता है ठीक है मैं ट्रुथ चूज करता हूँ। वो उससे पूछते हैं ठीक है फिर बताओ तुम्हारी लास्ट किस टाइम पर हुई थी। और ये सुनते ही शुयान को तो खांसी होना स्टार्ट हो जाती है और फिर सारे हैरान ही रह जाते हैं जब जी उनको जवाब देता है कि अभी एक दिन पहले ही। वो सब हैरान थे कि जी के बर्ताव में काफी बदलाव आने लगा है, ये जेंटल होता जा रहा है। एक्चुअली उसको टेम कर लिया था शुयान ने। और फिर उसके बाद बॉटल आती है शुयान की तरफ, अब उसकी बारी थी और उसे क्वेश्चन करना था जी ने जिसने पिछली बारी दी थी। और जी उससे पूछता है तुम बताओ तुमने अपनी लास्ट किस कब की थी। एक्चुअली वो जानबूझकर उससे क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि उन दोनों का आंसर सेम होगा तो वो अपने फ्रेंड्स में इनडायरेक्टली अनाउंस कर सकता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन शुयान भी बहुत चालाक थी, वो भी हार्ड टू गेट प्ले करती है और कहती है कि मुझे तो भूल भी गया है, शायद बहुत पुरानी बात है या फिर ये छोटी छोटी बातें मैं याद नहीं रखती, मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट थी। और बस यही करना था कि उसने जी को काफ़ी प्रोवोक कर दिया था। और उसके बाद वो एक दफ़ा रेस्ट एरिया की तरफ जाती है और जी भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अनइम्पॉर्टेंट हूँ, क्या मेरी किस इतनी बोरिंग थी कि तुम्हें अभी तक याद ही नहीं है। और इसके साथ ही वो उससे दोबारा से किस कर लेता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है कि अब याद रखना कोई भी पूछे तो आज 12 जुलाई है और तुमने मुझे किस की है। अब इसके बाद वो दोनों वापस आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर जी ही इनडायरेक्टली उसे काफ़ी तंग कर रहा था और कह रहा था कि आजकल लड़कों की भी इज्जत महफूज नहीं है, कुछ लड़कियां ड्रंक होकर पता नहीं क्या क्या करने लग जाती हैं हमारे साथ। और बस वो उसे यही इशारा दे रहा था कि ड्रिंक करना लेकिन सोच समझ के। और फिर शुयान को वाकई हमेशा की तरह से बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है और यहाँ पर जी ही उसे संभालता है, उसे कैरी करता हुआ अपने साथ लेकर जाता है, उसे उसके बेडरूम में छोड़ता है। लेकिन आज के दिन वाकई शुयान उसे वहाँ से जाने नहीं देती बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास ही रोक लेती है। और फिर इसके बाद जब फायरवर्क्स का नज़ारा हो रहा था तो सारे फ्रेंड्स हैरान थे कि ये क्या, जी ही कहाँ चला गया। जी ही को तो ये नज़ारा देखने की बहुत बेचैनी थी और अब तो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा। उन्हें ये नहीं पता था कि रूथलेस जी ही अब प्यार में पड़ चुका है। और फिर बस नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही फ्रेंड शुयान को देखती है तो काफ़ी हैरान रह जाती है और शुयान उसे बताती है कि मैं आप किसी की गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ और वो है मिस्टर जी ही। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है कि पूरा शहर जिसके नाम से कांप उठता है तुमने उसे टेम कर लिया है। और वो बोलती है बस कुछ ऐसा ही है और प्यार में ऐसा ही तो होता है। वो रूथलेस होगा लेकिन पूरी दुनिया के लिए। इस टाइम पर वो मेरा प्यार में एक स्लेव बना हुआ है। और ये सारी बातें जियांगशी भी सुन लेती है और सोचती है कि बस मैं शुयान को बर्बाद करने का आखिरी मौका अपने हाथ से कैसे जाने दूं। और इसके साथ ही वो जी के पास आती और कहती है कि सर्टिफिकेट ऑफ एडॉप्शन हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, लेकिन अगर ये फाड़ दें तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट खबर देनी है और वो ये है कि शुयान ने जानबूझकर आपको अप्रोच किया था क्योंकि आप पावरफुल थे और वो हमसे बचना चाहती थी। उसने आपको यूज किया है, आप इतने बड़े रूथलेस माफिया उसके हाथों यूज हो गए हैं।
क्या आपको टिश्यू पेपर जैसी फीलिंग नहीं आ रही? और वो बेवकूफ़ लड़की अपनी तरफ से तो उसे शुयान के खिलाफ भड़का रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ये सारा कुछ पहले से ही जानता है। वो खुद उसके हाथों यूज़ होना चाहता था। और फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये सारी बातें शुयान ने उसे पहले ही बता दी थी कि सॉरी, लेकिन जी जब मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था तो मैंने तुम्हें यूज़ किया था जियांग फैमिली से आज़ादी हासिल करने के लिए। तब मेरी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। जी उससे कहता है कि मैं भी ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तब की नहीं अब की बात करो, अब क्या मेरे लिए फीलिंग्स है। और वो कहती है कि अब मैं सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार करती हूँ और उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, वो तुम ही हो। और बस जी के लिए यही बहुत था। इसके साथ ही उसने कहा था कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, अब उन बातों को दोहराना भी नहीं। जिस मकसद से भी तुम मेरे पास आई थी अब तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही बनकर रहोगी। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं जी के पास शुयान आती है, उससे कहती है कि आज़ादी तो मुझे मिल गई है और पता है मैं कभी भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। वो उससे कहता है कि पागल हो गई हो क्या, अभी सिर्फ 23 ईयर्स की हो, कहाँ की देर हो गई है, तुम कहाँ पढ़ना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगा। इसके साथ ही वो फ्रांस का नाम लेती है। वो उससे बोलता है कि बेशक मैं यही चाहता हूँ कि तुम बहुत हाई फ्लाई करो, और इसके साथ ही वो उसे बाहर भेजने का इंतज़ाम भी कर देता है। अब इसके साथ ही 4 साल बीत चुके थे, वो अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर चुकी थी और जी की सारी तवज्जो अपने काम पर थी, अपने बिजनेस पर उसका पूरा फोकस था। वो इस सारा समय शुयान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन हर टाइम उसकी फ़ोटो देखता रहता था जो कि उसने अपने वॉलपेपर पर सजाई हुई थी। लेकिन मानी मन में डरता था कि कहीं शुयान इस दुनिया की आज़ादियों में बह ना गई हो, उसे पता नहीं मैं याद हूँ भी कि ना हूँ। वो उसे कभी भी फोर्स्ड रिलेशनशिप नहीं चाहता था, ना ही उसे अपने साथ बांध कर रखना चाहता था किसी भी मजबूरी की वजह से। वो चाहता था कि वो खुद लौट कर मेरे पास आए, इसी दिन का उसे इंतज़ार था। इतने में उसे पता चलता है कि उससे मीटिंग करने के लिए अब्रॉड से उसकी बिजनेस पार्टनर बनने के लिए एक वुमन आई है। वो उससे मिलने के लिए जाता है और वो जैसे ही मुड़ती है तो पता चलता है कि वो शुयान है, जो कि अब उसके पास वापस आ चुकी थी। उसने उसे पूरी आज़ादी दी थी, लेकिन वो पिंजरे में कैद होने के लिए आई थी। वो लौट कर उसके पास आती है और उससे कहती है कि जी मैं तुम्हें ना कभी भूली हूँ ना कभी भूल सकती हूँ। इसके साथ ही वो दोनों शादी का फैसला करते हैं और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।